हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो टू वर्ड से मिलकर आया है कि क्रोमा मीन्स होता है कलर एंड सोमा मीन्स होता है बॉडी, ठीक है। द लेटरल मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कलर्ड बॉडी, ठीक है। जो हमारी लेटरल मीनिंग होगी वो क्या होगा हमारे पास, कलर्ड बॉडी, क्योंकि क्रोमा मीन्स तो हो गया कलर एंड सोमा मीन्स हो गया बॉडी। तो कलर बॉडी, तो हम क्या कहते हैं, कलर बॉडी। बट द क्रोमोसोम्स आर नॉट अ कलर बॉडी, तो क्रोमोसोम्स रियल में जो है वो कलर बॉडी नहीं है, ठीक है। तो देयर फॉर दिस टर्म इज कॉल्ड मिसनोमर। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास मिसनोमर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ लोगों का नाम जो है वो हसीन होता है या फिर किसी का नाम महक होता है, तो वो अपने नाम के साथ जो है वो मिल नहीं रहे होते अपने कैरेक्टर के साथ, बस उनका सिंपली नेम होता है ऐसी। तो इसी तरह ये भी है कि ये अपने नेम के साथ, जिस तरह ये भी है ये अपने नेम के साथ जो है वो मिल नहीं रहा, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, मिसनोमर है। जैसे कि हम न्यूक्लियस के लिए बात करते हैं, तो न्यूक्लियस जो है एक होलो स्पेस है, ठीक है। तो होलो स्पेस का मतलब है कि खाली जगह। तो न्यूक्लियस खाली जगह तो नहीं है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। तो जिस तरह न्यूक्लियस एक जो है वो मिसनोमर से, इसी तरह क्रोमोसोम्स भी जो है एक मिसनोमर है। क्रोमोसोम्स जो है वो कलर बॉडी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व किसने करी थी, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, कि क्या नाम था, वॉल्टर फ्लेमिंग, 1882 के अंदर। व्हेन ही स्टैंड स्लेमेंडर लार्वा, ये क्या कह रहे थे, जब स्लेमेंडर लार्वा के ऊपर जो है उन्होंने स्टेन किया हुआ था, ठीक है। यानी कि ये अभी किस पर काम कर रहे थे, स्लेमेंडर लार्वा के सेल पर, विद आ डाई, ठीक है। डाई मीन्स होता है उसको कलर किया हुआ था, किसको कलर किया हुआ था, स्लेमेंडर के लार्वा के सेल को, ठीक है। और वो डाई किया हुआ था वो किस जो है वो किस केमिकल से किया होता है, किस कलर से किया था, तो वो उसका नाम था पार्किंस एनालाइन, ठीक है। और उन्होंने क्या फाउंड किया, डायरेक्टली स्ट्रेन थ्रेड, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की, क्रोमोसोम्स। और वो जो डाई हुआ था इस पार्किंस एलानाइन से, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया क्रोमोसोम्स, यानी कि कलर बॉडी, ठीक है। तो याद रहे ये एक मिसनोमर है। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड। क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल से बने हुए, हाईली कंडेंस्ड हुए हुए, बहुत ज़्यादा गाढ़े हैं। अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो है वो दिखते हैं, हमें दिखाई देते हैं, इन स्पेसिफिक नंबर अकॉर्डिंग टू स्पेशीज़। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दिखाई तो देते हैं, लेकिन हर स्पीशीज़ में इसका अलग अलग नंबर होता है। जैसे ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, फ्रॉग में हमारे पास 23 होते हैं, मीन्स कि 26 होते हैं, सॉरी। और जो हमारे पास ह्यूमन होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है हर स्पीशीज़ के अंदर। तो इसी तरह ये यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि इस नंबर स्पीशीज़ नंबर अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज़ एंड कैरी जीन ऑन इट, और क्या कैरी करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, जीन्स। जिस तरह से ये हमारे पास एक क्रोमोसोम्स आ गया, तो इसके ऊपर ये जीन्स आती हैं, ये जीन्स है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ द जीन्स आती हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 क्रोमोसोम्स पर। तो इन द बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन के दौरान जब शुरुआत होती है, यानी कि अभी सेल डिवीजन जो है वो होना स्टार्ट हुई है, तो उसमें क्या होता है, ईच क्रोमोसोम जो है इस कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल थ्रेड्स। किस में कंसिस्ट हो जाते हैं, 2 आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, बिल्कुल थ्रेड, ठीक है। आइडेंटिकल थ्रेड्स, जिस तरह से ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल थ्रेड्स हैं। ये सारे चार, ये दोनों थ्रेड जो है वो सिंपल है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है। इसको अगर मैं इस तरह लिख कर दूँ इस तरह से, और एक सेंट्रोमियर से इसको मिड पॉइंट से जो है वो ज्वाइन कर दूँ, तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पास सेम होगी। विच आर अटैच विद ईच अदर, दोनों ही ईच अदर जो है वो अटैच होंगे। जिस तरह मैंने बताया था कि ये क्रोमोसोम से, ये क्रोमोसोम से बीच से ज्वाइंट होगा। अब ये जो बीच से ज्वाइंट है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो बीच से ज्वाइंट हुआ हुआ ये वाला पार्ट, हम इसको क्या कहते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है बुक में।
तो ये जो हमारे पास बीच से ज्वाइंट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, जो आइडेंटिकल होंगे उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, अगर आइडेंटिकल होंगे, सेम इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हर क्रोमेटिड जो होता है, ये जैसे कि ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड, तो हर क्रोमेटिड जो है मीन्स कि ये एक पूरी क्रोमेटिड है और ये एक पूरी क्रोमेटिड है, मिलके दोनों ने एक पॉइंट लिया है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नाम दिया है। अब इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हमने जो है एक नाम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, एंड समटाइम्स क्या होता है हमारे पास, एन अदर जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन दो टाइप्स की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास अगर से प्राइमरी होगा तो सेंट्रोमियर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ वन और टू आर्म्स। कितनी आर्म्स होती हैं, वन और टू आर्म्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम से इसकी ये एक आर्म आ गई और ये दूसरी आर्म आ गई। ठीक है, वन और टू आर्म्स के अंदर होता है ऑन द बेसिस ऑफ। ऐसा नहीं होता कि तीन आर्म्स हो, एक यहाँ से लग रही हो, एक यहाँ से लग रही हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। अब इन क्रोमोसोम्स को भी कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फोर टाइप्स में। फर्स्ट है हमारे पास मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या है, ये रही मेटासेंट्रिक, जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे होंगे। मेटासेंट्रिक में क्या है, इक्वल आर्म्स है, मीन्स जितना ऊपर है उतना ही नीचे इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है मिड पॉइंट से। अब ये मिड पॉइंट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से भी जुड़ा हो सकता है, सेकेंडरी से भी। अगर तो ये प्राइमरी है तो हम कहेंगे सेंट्रोमियर, और अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। तो अब इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि मेटासेंट्रिक क्या होता है, इक्वल आर्म होती हैं। वियर सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एग्जैक्ट इन द सेंटर, कहाँ हो, एग्जैक्ट इन द सेंटर के अंदर मौजूद हो। इफ़ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, द मेटासेंट्रिक कहाँ गया, अवे फ्रॉम द सेंटर, द स्लाइटली अनइक्वल आर्म डेवलप दीज क्रोमोसोम्स कॉल्ड दी सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात करें कि जो हमारे पास अगर क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल इक्वली आर्म में है और जो हमारा सेंट्रोमियर है वो मिड पॉइंट में मौजूद है, ये सेंट्रोमियर, तो हम इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक और इक्वली आर्म्स में डिवाइड। अगर ये ज़रा सा भी अपने सेंटर पॉइंट से अवे गया, मीन्स दूर गया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सब मेटासेंट्रिक बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, इफ़, और ये अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट से अवे जाएगा तो जाहिर सी बात है ये आर्म जो है वो छोटी हो जाएगी और ये वाली आर्म जो है वो हमारे पास लॉन्ग हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इफ़ centromere located away from the centromere, so the two arms become unique chromosomes called subtelocentric। और अगर ये सेंट्रोमियर से लोकेटेड अवे फ्रॉम द सेंटर, सो द टू आर्म बिकम यूनिक क्रोमोसोम्स। अब जैसे कि अगर हम थर्ड क्रोमोसोम्स देखें जिसके अंदर बात करी है इन्होंने सब टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक की, क्या बोला इन्होंने कि अगर ये क्रोमोसोम्स अवे हो गए, जैसे कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट से अगर थोड़ा सा दूर जाएगा तो ये आ गया सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा ही दूर जाएगा जिस तरह, तो यूनिक एक क्रोमोसोम्स बनाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही दूर आ गया कि ये जो हमारे पास आर्म है वो वेरी शॉर्ट हो गई और ये जो दूसरी आर्म है वो वेरी लॉन्ग हो गई। तो हम ये कहते हैं कि अगर आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो एक और एक बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक है।
और ये जो है वो यूनिक क्रोमोसोम्स है। तो हम ठीक है, सब टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक कहलाती है ये टाइप्स। सेकंड हमारे पास क्या है, इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ टीलोसेंट्रिक, और अगर ये बिल्कुल एंड पर लोकेटेड हो तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टीलोसेंट्रिक है। इसके अंदर जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एंड पर मौजूद है और एक साइड तो आर्म एब्सेंट है और दूसरी साइड सारी आर्म आ गई है। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारी 4 टाइप्स, कि एक होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इन दोनों के 2 नाम हैं इसके, सब टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। और एक होता है हमारे पास टीलोसेंट्रिक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में भी प्रेजेंट इज विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। हमने भी पढ़ा था कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गई तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस, किससे डेवलप होता है, न्यूक्लियर से डेवलप होता है ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास एक जो है वो डिवीजन की जो है वो सेल डिवीजन की काइंड होती है, जिसके अंदर को जो है वो एक सेल 2 सेल में डिवाइड नहीं होता। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल खुद को जो है वो डिवाइड होने के काबिल बनाता है, वो एंजाइम वो चीज़ें जो है वो अवेल करता है। तो इसी जो है वो इंटरफेस के दौरान जो है वो एक न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है वो क्या डेवलप करेगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो एंड होता है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स बिकम नोब लाइक। तो एंड जो होगा क्रोमोसोम्स का वो क्या बन जाएगा, नोकदार बन जाएगा, नोब लाइक। ठीक है, नोब लाइक बन जाएगा। अब उसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट। क्या कहेंगे, उस नोब लाइक को हम सेटेलाइट कहेंगे, विच कंटेन अनयूजलेस डीएनए। ठीक है, वही जो हमारे पास नो ब्लैक स्ट्रक्चर बनेगा, सेटेलाइट जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, यूजलेस डीएनए। वहाँ पर होता है जंक डीएनए होता है, कॉल्ड द टर्मिनेटिंग एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का टर्मिनेटिंग एंड होता है जिसको हम कहते हैं टीलोमर्स, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम्स के अटैचमेंट के अंदर जो है वो चाहिए होता है। अब टीलोमर्स और टीलोसेंट्रिक के अंदर आपने फ़र्क समझना है। टीलोसेंट्रिक तो हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स की टाइप हो गई, जिसके अंदर जो है वो एक साइड की आर्म जो है वो एब्सेंट है और दूसरी साइड वेरी वेरी लॉन्ग जो है वो हमारे पास आर्म है। लेकिन जो टीलोमर्स होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जंक डीएनए होता है, ख़राब डीएनए यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि कहाँ पर होता है, टर्मिनेटिक एंड ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर, जो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बात हो गई, उसको हम कहते हैं टीलोमर्स कहते हैं। टीलोमर्स जिसके पास जंक डीएनए मौजूद होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, हो सकता है, और ये टर्मिनेटिक एंड पर मौजूद होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोस प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन है क्रोमोसोम्स। हमारे पास क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, मेड अप ऑफ 40% ऑफ द डीएनए एंड 60% ऑफ द प्रोटीन। इस कॉम्बिनेशन को, इस क्वांटिटी को आपने याद रखना है कि 40% डीएनए मौजूद होता है किसके अंदर, इस क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, 40% हमारे पास डीएनए मौजूद होता है और 60% प्रोटीन्स होती हैं। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो है वो आरएनए का भी अमाउंट जो है यहाँ पर मौजूद होता है ड्यू टू साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस की वजह से। आरएनए वहाँ पर सिंथेसिस हो रहा होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। बट आरएनए इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है वो 2 ही हैं, एक हमारे पास डीएनए, एक प्रोटीन। तो डीएनए 40% हो गया और 60% जो है वो हमारे पास प्रोटीन हो गई। आगे चलते हैं जी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द हाईली कंडेंस्ड डबल स्ट्रैंडेड वेरी लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। तो हाईली कंडेंस्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा एक दूसरे में। ठीक है, हाईली कंडेंस्ड जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, वेरी लॉन्ग डीएनए होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। विच इज़ अनब्रोकन, ठीक है, वो अनब्रोकन होते हैं यानी कि टूटते नहीं हैं। तो थ्रो द इंटायर लेंथ, थ्रो पूरी अपनी लेंथ पर। ठीक है जी, तो आगे क्या कह रहे हैं कि विच इज़ अनब्रोकन, लेंथ पर अनब्रोकन होते हैं यहाँ पर of our chromosomes. If the strength of DNA from a single set of chromosomes of human chromosomes were laid out in a straight line, it would be a more than 7 feet 2 meters long. This is too long to fit
इनटू अ सेल। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने कही कि अगर हम ह्यूमन के डीएनए को, जैसे कि अगर ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए को अगर हम निकाल लें, सेल में से निकाल लें और इस लाइन के अंदर करें सारे डीएनए को, ह्यूमन के पूरे सिंगल सेट ऑफ ह्यूमन, पूरा सेट जो है ना ह्यूमन का, उसको जैसे कि सेट होता है सिंगल सेट ह्यूमन का, अगर हम निकालें तो उसको हम एक के बाद एक रखें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 7 फीट 2 मीटर्स तकरीबन। तो ये बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट में रखना, जैसे कि हमारे पास सेल के अंदर इतना बड़ी चीज़ होना, ये बहुत अमेजिंग सी बात है। तो ये इस तरह होता कैसे है? तो अभी को यही क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन अराइजेज हेयर, हाउ इट इज़ क्वाइल। अभी किस तरह से क्वाइल होता है कि इतना बड़ा जो हमारे पास डीएनए है वो एक ही सेल में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा किस तरह होता है? अभी हमने सिर्फ एक सेल की बात, ठीक है, एक सेल की अभी हमने बात करी है कि एक सेल के अगर हम लें ह्यूमन का एक सेल, उसको अगर हम अरेंज करें लाइन के अंदर तो वो 7 फीट 2 मीटर्स बने। लेकिन अगर हम एक सेट को छोड़कर अगर हम पूरी बॉडी के सेल को लें तो वो देखें कितना ज़्यादा होगा। 7 फीट तो सिर्फ एक सेल का बता रहे हैं, 7 फीट 2 मीटर्स। लेकिन अगर हम पूरी बॉडी का देखें तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक अमेजिंग सी बात है क्योंकि सेल तो हमारे पास ट्रिलियंस है, मोर देन ट्रिलियंस हैं। तो आगे चलते हैं, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है ये होता है, किस तरह से एक दूसरे में रैप किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कॉइलिंग किस तरह होता है, डीएनए फाइबर अचीव्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को जब हमने देखा, यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू जिसका न्यूक्लियस होता है, जो थोड़े स्पेशलाइज ऑर्गेनिज्म होते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या देखा इन्होंने, इट वॉज फाउंड लाइक अ स्ट्रिंग, क्या है इन्होंने फाउंड किया, एक स्ट्रिंग ऑफ बीट, ठीक है, इनको फाउंड मिला है स्ट्रिंग ऑफ बीट। इस तरह से स्ट्रक्चर था कुछ इनका, इस तरह से ये बीड्स लाइक थे, ये थोड़ी थोड़ी ना बीड्स लाइक आ रहे थे। तो ये आया वर 200 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर कितनी होती हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, जिससे जो है वो हमारे पास डीएनए बनता है। जैसे कि अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसको कह रहे हैं, ये जो गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनते हैं, जब आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को किस तरह से है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो 200 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग डीएनए डुप्लेक्स, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके अंदर क्या है, डीएनए के डुप्लेक्स मौजूद हैं। डुप्लेक्स मीन्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है। इस कॉइल अराउंड एन ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पर एक प्रोटीन मौजूद होती है, वो प्रोटीन का क्या होता है, ऑक्टोमर होता है। ऑक्टोमर मतलब 8 इसका जो है वो 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के, विच आर स्मॉल इन साइज, और ये क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज में होते हैं, विद हायर अमाउंट के अंदर हाई अमाउंट होता है बेसिक अमाइनो एसिड। कौन कौन से होते हैं, आर्जिनिन होता है और एक लाइसिन मौजूद होते हैं, ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन मौजूद होते हैं। The octamer of histone form core which is highly positive with charge and due to basic amino acids that will be like negatively charged DNA due to phosphate। अब यहाँ पर एक चीज़ मौजूद होती है डीएनए, ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास डीएनए और दूसरी चीज़ हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। डीएनए तो हो गया 40%, प्रोटीन आ गई 60%। अब इस डीएनए के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, फॉस्फेट, जो कि इस डीएनए का पूरा कलेक्टिवली चार्ज क्या कर रही है, नेगेटिव चार्ज कर रही है। अब इस प्रोटीन के अंदर कौन सी प्रोटीन है, हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। अब हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये दोनों प्रोटीन यहाँ पर हैं, अब ये क्या दे रही है, हमें पॉजिटिवली चार्ज दे रही हैं। अब दो बातें हो गई यहाँ पर, मीन्स के पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये दोनों चार्ज आपस के कांटेक्ट में आएंगे और जो है एक अट्रैक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी, एक अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान, एक अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। और अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा, ये एक दूसरे पर रैप कर जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये द डीएनए रैप्ट करेगा अराउंड द ऑक्टोमर एंड फॉर्म अ यूनिट, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डीएनए है और वो डीएनए नेगेटिव चार्ज दे रहा है फॉस्फेट की वजह से,
और यहाँ पर प्रोटीन है जो कि हिस्टोन प्रोटीन की वजह से और हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनी है। हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनी है आर्जिनिन और लाइसिन, जिसकी वजह से प्रोटीन हमें पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों जब यानी कि प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलेंगे तो एक यूनिट बनाते हैं। ठीक है, और याद रहे इस प्रोटीन का क्या लिया है, स्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर लिया हुआ, यानी कि 8 सेट है। अच्छा, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, द न्यूक्लियोसोम और स्टोन कोर दस एक्ट एज अ मैग्नेटिक फोर्स। क्या फोर्स करेंगे, कौन सी फॉर्म्स बना लेंगे? मैग्नेटिक फोर्स होंगी इस न्यूक्लियोसोम्स में। न्यूक्लियोसोम कह लो या स्टोन कोर कह लो। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम के इसको कहा डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को, और स्टोन कोर भी हम इसी को ही कह रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये दोनों क्या बनाएंगे, एक मैग्नेटिक फॉर्म देंगे डेट प्रोमोट एंड गाइड द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। और ये जो मैग्नेटिक फॉर्म्स आ रही है इसकी, ये जो मैग्नेटिक आ रही है, जो अट्रैक्शन आ रही है, बहुत हाईली स्ट्रक्चर वो जो आ रही है अट्रैक्शन, ये क्या प्रमोट करेगी? हाईली कॉइल ऑफ डीएनए, डीएनए का हाईली कॉइल होना। Further coiling occur when the string of nucleosome is order called supercoil। ठीक है, और फर्दर कॉइलिंग भी होगी, तो अगर बहुत ज़्यादा मज़ीद कॉइलिंग हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सुपर कॉइल कहलाएगी। सुपर कॉइल होगी और ज़्यादा जो है वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे में रैप्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी जो है वो उसमें स्पेसिस नहीं होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी? जो है वो हाईली या सुपर कॉइल्ड जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन 3 स्टेजेस। अब इसके जो है वो हमारे पास 3 स्टेजेस है। फर्स्ट हमारे पास स्टेजेस क्या है? न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम की जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेशन, अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं हमारे पास कि ड्यूरिंग एस फेज में क्या होता है, जो सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, यानी कि इंटर फेज की ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? एक एस फेज होता है जिसके अंदर सिंथेसिस फेज कहलाता है हमारे पास। तो अब इसके अंदर क्या है, जस्ट आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन से पहले हमारे पास क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल्ड अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज स्टोन कोर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये बात तो आप लोग को समझ आती है कि जो है वो हमारे पास डीएनए नेगेटिवली चार्ज जो है वो हमारे पास क्या हुआ? स्टोन कोर, यानी कि जो स्टोन की जो प्रोटीन है वो 8, जो हम लोग का 8 जो स्टोन प्रोटीन थी उसको स्टोन कोर कह रहे हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई और कॉम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ईच न्यूक्लियोसोम, अब ये जो हमारे पास आ गई स्टोन प्रोटीन जो है ऑक्टोमर है। ठीक है, अब इसको जो रैप किया है वो हमारे पास आ गया डीएनए। ठीक है, रैप किया हुआ ये आ गया डीएनए। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है कोर का, न्यूक्लियोसोम, तो ये जो हमारे पास कहलाएगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये तो हो गई सिंपल बात। अब यहाँ पर इन्होंने एक और बात क्या की कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम बना है, ये जो न्यूक्लियोसोम फॉर्म हुआ है, अगर ये न्यूक्लियोसोम इज लिंक्ड बाय अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड लिंकर डीएनए। अब ये न्यूक्लियोसोम भी एक और लिंकर डीएनए से अटैच हो जाएगा जो कि 2 नैनोमीटर होगा। इन दिस वे अ चेन ऑफ बीड अपेयर, जिसकी वजह से जो चेन ऑफ बीड्स हैं ये अपेयर होंगे। ठीक है, ये चीज़ अपेयर होगी, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, चेन ऑफ बीड्स बन जाएंगे और इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हमारे पास सिंपल डीएनए और प्रोटीन आपस में मिल रहे हैं तो वो तो हो गया न्यूक्लियोसोम। अब इसी न्यूक्लियोसोम के पास अगर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जोड़ रहा है तो उसका हम कहेंगे लिंकर डीएनए, जो कि 2 नैनोमीटर है। और यही हमारे पास ब्रीड, जो हमारे पास बीट नहीं होते मोती, उसकी अपीयरेंस देगा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स। अभी क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है? न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग आया है जो कि बीडी अपेयरेंस है, जो हमारे पास मोतियों वाली अपेयरेंस आई है, बिगिन टू कॉयल अगेन एट इट्स एक्सिस। अब फिर से मज़ीद ये कॉइलिंग करेगी, मज़ीद कॉइलिंग होगी
और मज़ीद कॉइलिंग के नतीजे में क्या होगा, इन दिस वे अनदर थिक फाइबर, एक और फाइबर आएगा ऑफ 30 नैनोमीटर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स कहेंगे। ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ इंटरफेस क्रोमेटिन फाइबर्स शोज टू रीजन। अब जो इंटरफेस का एक G1 फेस होता है, एक S फेस होता है, एक G2 फेस होता है। लास्ट वाला G2 फेस होता है, उसके अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं या जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स है, ये जो है वो स्टार्ट होगा कॉइलिंग होना एक और थिक फाइबर के साथ, जो कि हमारे पास 30 नैनोमीटर का है। वो जो है वो एक जो है वो हमारे पास क्या रीजन देगा, जिसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, एक को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। अभी जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये हाईली कंडेंस होगा, अनएक्सप्रेस्ड होता है, वाइल यूक्रोमेटिन इज नॉट। और जो यूक्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम ये कहते हैं ये कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होता है। तो हमारे पास दो बातें आ गई, एक हमारे पास आ गई कि हेट्रोक्रोमेटिन, एक आ गई यूक्रोमेटिन। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन तो वो पार्ट हो गया जो हाईली कंडेंस्ड है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, यानी कि अगर यहाँ पर कोई और प्रोटीन अटैच होनी होगी या कोई और इन्फॉर्मेशन आनी होगी तो वो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट पर जो है वो ज्वाइन नहीं होगी। ठीक है, नो, यहाँ ये अलाउ ही नहीं करता। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोटीन यहाँ पर आनी होगी वो यू क्रोमेटिन पार्ट पर अटैच होगी, क्योंकि यू क्रोमेटिन पार्ट जो है नॉट कंडेंस्ड है। ठीक है, कंडेंस एक्सप्रेस्ड करने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो यहाँ अटैच होगी, और यू क्रोमेटिन भी जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है कब, जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है। ठीक है, द जीन्स ऑफ यू क्रोमेटिन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस यूनिफॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। तो जीन जो होंगे वो कहाँ पर, जीन ऑफ यू क्रोमेटिन एक्सप्रेस करती हैं, जो जीन होती हैं यू क्रोमेटिन की, ये एक्सप्रेस करती है, अपने आप को स्टैब्लिश करती है यूनिफॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। तो थर्ड वन हमारे पास है सुपर कॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म अ क्रोमेटिड्स। तो ड्यूरिंग प्रोफेज, जो हमारे पास प्रोफेज होता है, प्रोफेज किसका, सेल डिवीजन का जो होता है, जैसे माइटोसिस का जो पहला फेज होता है प्रोफेज, इसके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग करते हैं फ्रॉम सुपर कॉइल जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं 30 नैनोमीटर का होता है। इमीडिएटली सुपर कॉइल डेवलप इनटू अ क्रोमेटिड्स ऑफ 700 नैनोमीटर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुपर कॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में कंडेंस्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं। तो प्रोफेज जो है वो हमारे पास सेल डिवीजन का फर्स्ट स्टेज होता है। इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर में अपने अंदर कॉइलिंग करते रहते हैं कॉइलिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाने इसको कहते हैं सुपर कॉइल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये 30 नैनोमीटर जो है वो कंडेंस्ड होता है। लेकिन फिर इमीडिएटली क्या होता है, इसके अंदर और मज़ीद कॉइलिंग होती रहती है, जो कि कितने पे आके रुकती है, 700 नैनोमीटर पर आके जो है वो स्टॉप हो जाती है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा है, जीन एंड जीन लोकस। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो ग्रेगर जॉन मेंडलसन, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो जीन का वर्ड इस्तेमाल किया, जीन का वर्ड नहीं, जीन के जो सेम वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, फैक्टर यूज़ किया था। ठीक है, और जो हमारे पास बायोलॉजी के अंदर जो हम अब कहते हैं फैक्टर को, वो जीन कहते हैं। जीन जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका मीनिंग है जीनोस। तो मीनिंग क्या है, जनरेशन ऑफ बर्थ और जेंडर की। ठीक है, ये बेसिक यूनिट होता है ऑफ हेरिडिटी का जो है वो एक बेसिक यूनिट है। 20 ईयर्स लेटर 1909, इसके 20 साल के बाद जो है विलियम जॉनसन आए। ठीक है, कौन आया हमारे पास, विलियम जॉनसन आया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जीन को। और एक और जो है वो हमारे पास कौन है, एक और साइंटिस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स के थे 1906 के अंदर, जिसको हम कहते हैं विलियम बैटसन। एक और दूसरे थे इनके साथ ही, एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर। ठीक है, उन्होंने यूज़ करी पेंजिन, जो है ये टर्म इन्होंने यूज़ की थी, पेंजिन जो है कि जीन के लिए यूज़ की थी, फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी के लिए। तो इन दो टर्म्स को यूज़ किया गया था, पेंजिन और जीन को। लेकिन अब हम जो कहते हैं वो जीन कहते हैं, एक बेसिक हेरिडिटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट से डीएनए का। तो ये जो है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जिस शख्स ने इस जीन टर्म्स को यूज़ किया था उसका नाम है विलियम बैटसन एंड एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर। इन्होंने दोनों ने जो है वो इस जीन वर्ड्स को यूज़ किया था। जीनोस, जीन वर्ड जीनोस से निकला है, ग्रीक वर्ड से, मीनिंग है जनरेशन ऑफ बर्थ और जेंडर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
Nowadays the gene is a small parts of a DNA. DNA का small part है which has information to synthesize specific polypeptides. के पास information होती है कोई भी polypeptide chain बनाने के लिए, जो कि वर्क करेगी एज अ एंजाइम के साथ टू मेटाबोलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन करवाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए किसके अंदर, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. इट मीन्स फिजिकल जीन इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीन, ठीक है, फिज़िकली अ जीन, कोई भी जीन अगर हम देखें तो ये क्या है, इज़ मेड अप ऑफ किससे मिलकर बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर. अब ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर मिलकर बनी हुई है. अब ये जो सीक्वेंस वाला टॉपिक है ये आगे आएगा तो आपको जब समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसके अंदर हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि साइटोसिन, गुआनिन और ये सारे जो होते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं. इनकी एक सीक्वेंस होती है, हर प्रोटीन बनाने के लिए इनकी एक अलग अलग सीक्वेंस होती है. तो फ़िलहाल ये आप अभी अब हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ सकते हैं आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं. तो आगे चलते हैं. आप क्या कह रहे हैं कि बस इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बात कही है कि जो हमारे पास जीन होती है, डीएनए का एक स्मॉल पार्ट्स होता है और ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए जो है एक सीक्वेंस होती है, जो कि वो प्रोटीन किसी भी एंजाइम के साथ काम कर एज एंजाइम काम कर सकती है और मेटाबोलाइज करने के लिए किसी भी रिएक्शन को स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो जीन जो है वो मेड अप ऑफ किससे जीन बनी हुई होती है, कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से ये जीन बनी हुई होती हैं. तो आगे क्या कह रहे हैं, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द क्रोमोसोमल थ्योरी. हमने क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ी ही थी. उसके अकॉर्डिंग क्या है, जीन आर लोकेटेड क्रोमोसोम्स. तो जीन कहाँ पर लोकेट करती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करती है. किसके बिहाफ पर हम ये बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर. तो अब यहाँ क्या है, ईच जीन इज़ लोकेटेड एट ए फिक्स पोजीशन एट अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम. तो हर जीन जो है एक स्पेसिफिक जो है वो अपनी पोजीशन पर होती है, मौजूद होती है. जैसे कि अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है, तो इसकी जो जीन होगी वो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी. ये स्पेसिफिक जीन मौजूद होती हैं. ये नहीं कि कभी है ना ये अपनी जगह से जो है वो चेंज कर लें, अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं. ये स्पेसिफिक किनका पॉइंट है, किनका लोकस है जहाँ पर ये मौजूद होती हैं. एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट मौजूद होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं जीन लोकस. जीन की लोकेशन का एक पॉइंट होता है, मौजूद होता है. तो ये इनका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर. आगे चलते हैं कि दिस पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द जीन लोकस. तो ये हमारे पास जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जीन लोकस है. ठीक है, वी ऑलरेडी नो द बोथ parents of an organism donate one set of chromosomes, so each cell usually contain two sets of chromosomes diploid. तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये हमारे पास एक मेल है और एक फीमेल, वो एग प्रोड्यूस करती है और मेल जो है वो स्पर्म. तो ये स्पर्म जो देता है वो सिंगल 1 कॉपी देता है और ये जो एग होती है ये सिंगल 1 कॉपी देती है. तो 1 और 1 मिलकर 2 बनाएंगे, यानी कि डिप्लॉइड जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सेट्स मौजूद होते हैं. 1 सेट यहाँ से आता है, 1 सेट यहाँ से आता है. दोनों मिलके जो है वो सेल बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, आगे क्या है, इन दिस वे ईच सेल कंटेन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसी वे में जो है वो हर सेल कंटेन करता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से अगर ये लास्ट में 2n बन रहा है तो ये ही जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्स्टेंट होता है. 2n डिप्लॉइड सेल मौजूद होता है क्रोमोसोम्स यानी कि डिप्लॉइड. ठीक है, तो हर जो सेल होता है वो कंटेन करता है 2 डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, इन दिस वे ईच सेल कंटेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ईच पेयर कंटेन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स. तो जो है पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हर पेयर जो है वो मैटरनल मीन्स एंड पैटर्नल मीन्स क्या होता है, फादर एंड मदर. ठीक है जी, तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं. इफ़ दीज क्रोमोसोम्स आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एंड हैव सेम जीन लोकस, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब यहाँ 2 टर्म, एक है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक है हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिसकी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो और इसके अलावा जो जीन की जो लोकस है, जीन की जो पोजीशन है वो भी सेम हो. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है तो एक और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है. तो अगर हम इस क्रोमोसोम्स पे देखें, अगर यहाँ पर कलर आई की जो है वो जीन लगी हुई है तो यही कलर आई की जीन दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के इस तरफ ही लगी हुई हो, इस ही लोकस पर लगी हुई हो. ठीक है, तो अब ये इमेजिन कर लें ये मॉर्फोलॉजिकल दोनों सिमिलर है. थोड़ा ड्राइंग में जो है वो प्रॉब्लम हो गई है,
लेकिन आप ये अज्यूम कर लें कि ये तो जो है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं। और जो दूसरी बात यहाँ पर कही कि हैव सेम जीन लोकस, इनके पास सेम जीन लोकस होगा, तो यानी कि अगर यहाँ पर कलर्ड आई की अगर यहाँ पर कलर्ड आई की जो है वो जीन लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पर भी इसी लोकस पर, इसी लोकेशन पर अगर कलर्ड आई की जो है वो जीन लगी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर जो है वो जीन यहाँ पर नहीं लगी हुई, इस तरफ लगी हुई है कलर्ड आई की, तो हम ये कहते हैं कि ये हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। आई होप आपको ये टर्म जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्या कह रहे हैं, एट होमोलोगस क्रोमोसोम द जीन ऑफ अ ट्रेड एट पर्टिकुलर लोकस में बी सिमिलर और डिफरेंट। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसका जो जीन का जो ट्रेड होता है एट अ पर्टिकुलर लोकस पर, वो क्या होता है, मे बी सिमिलर और डिफरेंट हो सकता है। मीन्स कि अगर यहाँ पर पूरी इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास कही है बात कि द जीन ऑफ अ कलर, स्किन कलर की जो जीन होती है लोकेटेड करती है लोकस पर ऑफ बोथ द क्रोमोसोम्स, ये वाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके क्रोमोसोम्स अगर हम निकालें, ठीक है, ये दो हमने क्रोमोसोम्स ले लिया, अगर यहाँ पर स्किन कलर की जीन लगी हुई है और दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पर भी स्किन कलर की जीन उसी लोकस पर लगी हुई है, उसी लोकेशन पर लगी हुई है, उसी जगह पर लगी हुई है, तो ये मीन्स ये तो है होमोलोगस। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर स्किन कलर की जीन है तो स्किन कलर में भी कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, व्हीट कलर यानी कि जो हमारा गंदुमी कलर होता है, इस तरह के कलर होते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर अगर ब्लैक कलर की जीन है, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पर अगर वाइट कलर की जीन है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक और टर्म का इजाफा करेंगे जिसको हम कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अलील्स कहते हैं। तो अगर होमोलोगस तो हैं ये हमारे पास, ठीक है, होमोलोगस तो समझ आ गया कि होमोलोगस किसे कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिसके ऊपर जो लोकेशन है, जो किसी भी ट्रेट की, जैसे कि स्किन कलर है, उसकी जो लोकेशन हो वो दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम जगह पर हो। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है वो स्किन कलर वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, इस तरह मुख्तलिफ कलर, जैसे आई कलर हो गया, ठीक है। तो अगर ये सेम जगह पर हैं तो वो तो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स में है, जैसे कि एक वाइट पर स्किन कलर लगा हुआ है, दूसरे पर ब्लैक स्किन कलर लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अलील्स कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों आपस में अलील्स कहलाएंगे। तो इस पैराग्राफ में यही है। अब क्या लिखा हुआ है, मेंडल फाउंड 2 अलील्स ऑफ ईच ट्रेट। तो मेंडल जो थे, जिन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, उन्होंने क्या फाउंड करा, 2 अलील्स फाउंड करी हर ट्रेट की। जैसे कि अगर स्किन कलर का ट्रेड है तो उसने 2 कलर ले लिए, ब्लैक और वाइट। और अगर जैसे कि अगर इन्होंने पीसम सटीवम पे करा था, यानी कि जो पी गार्डन पी जो होता है उसके ऊपर अपना वर्क किया था, तो उन्होंने जो है वो हाइट को लिया था। एक होती है हमारे पास टॉल एंड डार्क। तो हर जो है वो ट्रेड की इन्होंने 2 जो है वो क्या ली थी, 2 अलील्स ली थी। अगर हमारे पास, अगर हम पीसम सटीवम की बात करें, गार्डन पी की बात करें, तो उसकी हाइट की इन्होंने लिया था कि एक लिया था डॉर्फ, एक लिया था टॉल। तो ये 2 हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, अलील्स कहलाएंगी। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया करा 7 ट्रेड। उसने कितने ट्रेड लिए थे, 7 ट्रेड लिए थे जी। तो मेंडल ऑब्जर्व 7 जो है वो ट्रेड किए थे, किसके, पीसम प्लांट के, एंड फाउंड 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ इन ईच ट्रेड। और उन्होंने जो है वो 7 ट्रेड लिए थे, यानी कि एक ले लिया उन्होंने जो है, अगर पीसम सटीवम की बात करें तो एक ले लिया हाइट के ऊपर, एक ले लिया लीफ के कलर, एक ले लिया लीफ की शेप पर। तो ये इसके ट्रेड्स होंगे, ठीक है, पीसम प्लांट के। तो इसी तरह उन्होंने 7 ट्रेड करके लिए थे और उन सब की जो है वो 2 अलील्स ली थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ की बात करें तो पीसम सटीवम के जो ट्रेड थे है 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ली थी, टॉल एंड डार्फ, ठीक है। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स। तो ये दोनों जो कंट्रोल हो रही थी डिफरेंट जीन से जो है वो कंट्रोल हो रही थी। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स लोकेटेड एट द सेम जीन लोकस। तो ये दोनों जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ये कहाँ पर लोकेट कर रही थी, सेम जीन लोकस पर। इन दोनों का जो हमारे पास क्या कहते हैं कि लोकेशन थी वो भी सेम थी। इस तरह मैंने भी आप लोग को बताया था कि अगर हम हेयर कलर की बात करें, ठीक है, हेयर कलर की अगर यहाँ पर लगी हुई है, रेड हेयर कलर की यहाँ लगी है, तो ब्लैक हेयर कलर की यहाँ पर लगी होगी, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, अलील्स कहलाएंगी। इसी तरह ये भी यही कह रहे हैं कि लोकेटेड सेम जीन लोकस, एक सेम जीन लोकस पर थी, सेम जीन लोकस, ये भी एक लोकस है और ये एक लोकेशन है, तो सेम लोकेशन है, ठीक है।
तो सेम लोकेशन है ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, इसको हम क्या कहेंगे, अलील्स कहेंगे। नाउ इट इज़ फाउंड दैट मेनी ट्रेड्स हैव अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म। तो हर ट्रेड की जो है वो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, तो सबकी जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी, नॉट ओनली टू लाइक मेंडेलियन ट्रेड। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हों, मेंडल ने तो 2 ली थी, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम हेयर कलर की बात करें, अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम्स है, दूसरा यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, तो तीसरा क्रोमोसोम्स भी अगर हम ले लें, ठीक है, चौथा क्रोमोसोम्स ले लें, तो अगर यहाँ पर हमारे पास रेड हेयर कलर की लगी हुई है, सेकंड पर हमारे ब्राउन हेयर कलर की लगी हुई है, तीसरे पर जो है इसी लोकेशन पर ही होगी ना, तो ये हमारे पास होंगी एलील्स। अगर इसी लोकेशन पर अगर हमारे पास वाइट हेयर कलर की लगी हुई है, इसी लोकेशन पर जो है वो हमारे पास दूसरे येलो कलर की जो है वो हेयर कलर की जो है वो जीन लगी हुई है। तो ये सारी जो है वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कहलाएंगी, मीन्स के एलील्स कहलाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।